नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में हैं और हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में। तो कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और इम्पोर्टेंट होगी आपकी परीक्षा में। यही सब प्रश्न आएंगे 2026-27 की परीक्षा में। आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एमजे प्यारू बरेली रोहेलखंड विश्वविद्यालय, साकुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, या इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय की जो कल परीक्षा लगी उसके लिए और सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं तीव्र गति से चर्चा करने का प्रयास करूंगा और 200 एमसीक्यूज को बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। ये सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। केवल एक विश्वविद्यालय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली रोहेलखंड, या इसके अलावा जितने भी विश्वविद्यालय उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जितने भी विश्वविद्यालय उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बारीकी के साथ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूंगा और सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण, जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। ओके, चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, विस्तृत खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम मूक्स जिसको कहते हैं, क्रांतिकारी वेबसाइट www.mooc.com का उदय कब हुआ? इसका उदय हुआ था 2008 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका, मूक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मूक्स का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। इसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर 2008 में हुई थी। इसका उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा को प्रदान करना, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, ज्ञानवाणी का वास्तविक रूप में प्रथम प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो ज्ञानवाणी का वास्तविक रूप में प्रथम प्रसारण जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, वो कब प्रारंभ हुआ था? इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कब प्रकाशन हुआ था इसका? तो इसकी तारीख है दोस्तों 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई 2001, 7 जुलाई 2001, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। ज्ञानवाणी एफएम रेडियो चैनल का वास्तविक प्रसारण 7 जुलाई 2001 को शुरू हुआ था, जो मतलब विकल्प में से नहीं दिया गया है, तो इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, ज्ञानवाणी क्या है? ज्ञानवाणी दोस्तों एक एफएम रेडियो चैनल है। ज्ञानवाणी एफएम रेडियो चैनल, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफएम रेडियो चैनल है ये, ठीक है। ये एक प्रकार से इग्नू यानी कि जो IGNO इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न, हिंदी फांट कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी फांट दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हिंदी फांट? हिंदी फांट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी फांट 2 प्रकार के होते हैं। तकनीकी रूप से हिंदी फांट 2 प्रकार के होते हैं। पहला है लेगेसी फांट, जैसे कृतदेव हो गया, जैसे कि चाणक्य हो गया, ये सब लीगेसी फांट में आते हैं, ठीक है। और दूसरा फांट होता है यूनिकोड फांट। यूनिकोड फांट की बात की जाए, जैसे कि मंगल हो गया, कोकिला हो गया, ये सब यूनिकोड फांट है। तो यूनिकोड फांट में मंगल कोकिला आता है, लिगेसी फांट में कृतदेव चाणक्य आता है। ये दोनों हिंदी के फांट हैं और 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, यूनिकोड फांट कितने प्रकार के होते हैं? तो यूनिकोड फांट 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, बनावट के आधार पर पूछेगा तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर बनावट नहीं पूछा गया, इसलिए यहाँ पर 2 प्रकार का ही लगाएंगे। तो पांचवे का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहीं कहीं पर आपको सी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन सी इसलिए नहीं लगाएंगे चूंकि बनावट के आधार पर 3 प्रकार का होता है, वैसे 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यूनिकोड फांट में मुख्य रूप से इंस्क्रिप्ट और फोनेटिक या फोनेटिक को रेमिंगटन लेआउट भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को। छठा प्रश्न आपका आ चुका है, STT का पूरा नाम क्या है? STT का पूरा नाम दोस्तों क्या है? स्पीच टू टेक्स्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? STT का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पीच टू टेक्स्ट, यानी यह तकनीकी क्या करती है? बोली गई आवाज को लिखित पाठ या टेक्स्ट में परिवर्तित करती है। स्पीच टू टेक्स्ट, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी दोस्तों खड़गपुर में स्थित है। खड़गपुर, ऑप्शन नंबर इसका डी में दिया है, खड़गपुर, ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसको NDLI कहते हैं, IIT खड़गपुर द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। 7वें का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 8 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। हिंदी शब्द किस भाषा का है दोस्तों, बताएंगे। 8वां नंबर प्रश्न है, हिंदी शब्द जो है किस भाषा का है। तो हिंदी शब्द दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्द का मूल जो है फारसी यानी ईरानी है। सिंधु नदी के पार के निवासियों और उनकी भाषा के लिए ईरानियों ने इस शब्द का प्रयोग किया था। सिंधु नदी को वो लोग हिंदू कहते थे, सा को हा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए फारसी। 8वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। 9 नंबर प्रश्न है, पीपीटी का पूरा नाम क्या है। पीपीटी माने का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये भी प्रश्न परीक्षा में वैसे भी अकेले पूछा जा सकता है। जिसे हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, तो बताएं इसको हिंदी भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों। 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण या पावर पॉइंट प्रदर्शन कहा जा सकता है इसको। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न आप देखेंगे, हेल्प यानी सहायता खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा F1 का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें का ए ऑप्शन, ठीक है। F1 जो कुंजी होती है कंप्यूटर पर, वो विंडोज़ और लगभग सभी सॉफ्टवेयर में सहायता जो वाला जो विंडो होता है, हेल्प वाला विंडो, उसको खोलने के लिए एक शॉर्टकट की होती है। इसको दाब दीजिएगा तो हेल्प वाली विंडो खुल जाएगी। 11 नंबर प्रश्न है, शोध का अंग्रेजी रूपांतरण है। शोध का अंग्रेजी रूपांतरण है दोस्तों रिसर्च। रिसर्च कहा जाता है शोध को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। री माने होता है दोबारा, सर्च माने होता है खोजना, गहराई से खोजना। 12 नंबर क्वेश्चन से, शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं वरन उसकी तर्क सम्मत व्याख्या है, किसने कहा था। तो शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं वरन तर्क सम्मत व्याख्या है, इस कथन को कहा था आचार्य विमल मोहन वर्मा ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी का एक प्रमुख भेद है। प्रयोजन मूलक हिंदी का एक प्रमुख भेद है दोस्तों कार्यालयी हिंदी। कार्यालयी हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी को ही कहते हैं। ये बात फंक्शनल हिंदी बोलो उसी को, या आप ऑफिशियल हिंदी बोलो, दोनों में अंतर होता है लेकिन एक ही जैसे होते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण क्या है। ऑफिशियल लैंग्वेज को कार्यालयी हिंदी या राजभाषा हिंदी के नाम से जानते हैं। तो कार्यालयी हिंदी लगा देंगे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, कार्यालयी हिंदी की क्या विशेषता है। कार्यालयी हिंदी की दोस्तों असंदिग्धता, तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता, निर्वैयक्तिकता, ये सारी विशेषताएं कार्यालयी हिंदी की होती हैं। इसका डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी में केवल ही स्वीकार किया जाता है। कार्यालयी हिंदी में दोस्तों केवल वाच्यार्थ यानी अभिधार्थ या वाच्यार्थ ही इसमें जो है, यानी कि जो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग या व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग इसमें नहीं होता। यानी जो बातें सीधी साधी हों, जिसका जो कहा जाए उसका वही अर्थ निकले, वही बात इसमें जो है मानी जाती है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी व्यापक रूप में, कार्यालयी हिंदी व्यापक रूप में दोस्तों जनसंचार के माध्यमों की हिंदी है, सामाजिक हिंदी है, वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी है। डी ऑप्शन कार्यालयी हिंदी व्यापक रूप में इन सभी को अपने में समाहित कर लेती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का अधिकार किसे है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्य विधानमंडल को है। 18 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन से, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा होगी। हिंदी संघ की राजभाषा होगी अनुच्छेद 343 का में कहा गया है, या 343 का ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में कहा गया है कि जो है राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन आपका चुका 20 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सरकार के दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 351 में इस बात का मेंशन किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को बढ़ावा देगा, ये अनुच्छेद 351 में लिखा हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में कार्यालयी हिंदी के क्षेत्राधिकार के संबंध में राजभाषा नियम का पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में कार्यालयी हिंदी के क्षेत्राधिकार के संबंध में राजभाषा नियम का पूरी तरह से स्पष्ट किया गया दोस्तों, तो 1976 में किया गया है। ऑप्शन तो 1976 ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो 1975 को 1976 ही कर लीजिए, यही ए ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में का, खा और गा 3 श्रेणियों में बांटा गया है राजभाषा आयोग के द्वारा, ठीक है। क्षेत्रों का वाले में पेवर हिंदी वाले जो है उसमें शामिल किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों। आप थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर भी साथ साथ में चलेंगे क्योंकि 200 क्वेश्चन कवर करवाना है आपका। प्रश्न है, ज्ञापन शब्द का अर्थ क्या है। ज्ञापन शब्द का अर्थ होता है बताना या जताने को ज्ञापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संचालन संबंधी प्रोग्राम होता है। 6वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका।
तीव्र गति से विस्तार से हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न है, संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का सुनियोजित आख्यान है। यह कथन किसका है दोस्तों? इस कथन को कहा है प्रोफेसर केसरी कुमार ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। को करिकुलर मास्टर हमारा दूसरा चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर को करिकुलर परीक्षाओं से रिलेटेड तमाम सारी जानकारी मिलती रहती है। अगला क्वेश्चन, पल्लवन किसका उल्टा होता है? पल्लवन दोस्तों संक्षेपण का विपरीत होता है। पल्लवन संक्षेपण होता है किसी बड़ी विषय वस्तु को छोटा करने लिखने की प्रक्रिया संक्षेपण कहलाती है। पल्लवन मतलब होता है कोई छोटी प्रक्रिया, यानी कि कोई दोहा लिखा है, कोई सूक्ति लिखी है, उसको विस्तार से लिखने की प्रक्रिया पल्लवन कहलाती है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, उसका नाम है सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, उससे पहले जान लीजिए 8वां प्रश्न, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? तो ये था दोस्तों आरपानेट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, विभिन्न आयोगों के द्वारा जो निष्कर्ष और सुझाव दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताएंगे। विभिन्न आयोगों द्वारा जो निष्कर्ष और सुझाव दिए जाते हैं उसको दोस्तों हम लोग प्रतिवेदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए 9 नंबर प्रश्न, कनेक्टिविटी का उदाहरण है। कनेक्टिविटी का उदाहरण इनमें से दोस्तों इंटरनेट जो होता है कनेक्टिविटी का उदाहरण है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। WWW के प्रवर्तक कौन है? टिम बर्नर्स ली। ये एक प्रकार से वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है WWW का, इसके जो है वही प्रवर्तक हैं। तो 13 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन से, कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कल्याण पत्रिका दोस्तों गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम दोस्तों क्या होता है? स्पैम अनसॉलिसिटेड जो ईमेल होती हैं जिसको आप नहीं चाहते हैं, वही ईमेल जब आपके पास आती है वही स्पैम कहलाती है, जो फ्रॉड के लिए होती है। अगला प्रश्न आपका, .com डोमेन का संबंध किससे है? बताएंगे। .com डोमेन का संबंध दोस्तों किससे है? व्यापारिक संस्था से है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई शिक्षा यानी इंटरनेट के माध्यम से जो शिक्षा होती है उससे जुड़ी हुई चुनौतियां इनमें से क्या क्या होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवसाद से पीड़ित होने की संभावना हो सकती है, दोषपूर्ण इंटरनेट कनेक्शन ये भी चुनौती है, का मुश्किल होना, ये सब भी चुनौतियां होती हैं इंटरनेट के माध्यम से जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, आलोचना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? आलोचना पत्रिका दोस्तों नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? 12 नंबर, ईमेल का जन्मदाता देश मानते किसको मानते हैं जन्मदाता? रे टॉमलिंसन को मानते हैं ईमेल का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 17 नंबर प्रश्न है, हिंदी विकिपीडिया का प्रारंभ कब हुआ था? हिंदी विकिपीडिया का प्रारंभ दोस्तों 2003 में हुआ था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? दोस्तों हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, बाकी ना तो डाटा को छू सकते हैं, ना सॉफ्टवेयर को, और ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम को। हार्डवेयर जो बाहरी सामान होते हैं उन्हीं को छू सकते हैं, उसी को भौतिक उपकरण भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम ब्लॉग इनमें से कौन सा है? 18 नंबर, हिंदी का प्रथम ब्लॉग दोस्तों है आपका 9211। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई शिक्षा में शामिल है। ई शिक्षा में क्या शामिल है दोस्तों? वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा और आभासी कक्षाएं। ये सब आभासी माने ऑनलाइन टीचिंग, ये सब इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा ली जाती है। तो इसका डी ऑप्शन लगा देंगे। उपरोक्त सभी शिक्षा जो है ई शिक्षा में शामिल है। 23 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, आदर्श पत्राचार की सर्वप्रमुख विशेषता क्या होती है? आदर्श पत्राचार की सर्वप्रमुख विशेषता होती है संक्षिप्तता की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, गागर में सागर भरने वाले कवि कौन है? बिहारी लाल गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बेबलाग शब्द का प्रयोग किया था किसने? बेबलाग शब्द का प्रयोग दोस्तों कब किया गया था? 17 दिसंबर 1997 को किया गया था बेबलाग शब्द का प्रयोग, ये बात ध्यान रखेंगे। बिहारी लाल को एक ही रचना वो लिखते हैं हिंदी साहित्य में, 713 दोहे हैं जिसमें। ठीक है, बिहारी सत्सई नाम से मशहूर है। एक एक दोहा एक एक निधि के रूप में, एक एक रत्न के रूप में माना जाता है हिंदी साहित्य में, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, किसी सरकारी पत्रिका कच्चा लेख प्रारूप कहलाता है, किस विद्वान का कथन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, डॉक्टर हरदेव बाहरी का ये कथन है। 25 नंबर क्वेश्चन से, ई शिक्षा की विशेषता इनमें से क्या है? 25 नंबर, ई शिक्षा की विशेषता दोस्तों क्या है? देखिए, सुविधाजनक, मितव्ययी, जटिल पहलुओं को समझने में सहायक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, को करिकुलर मास्टर हमारा दूसरा चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, और खास करके आप देखेंगे कि इस पे को करिकुलर की जो कक्षाएं होती हैं बहुत ही धाकड़ अंदाज में करवाई जाती हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन और कल जो है आप बताने का प्रयास करेंगे और किस डेट को कौन सा पेपर है कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। ज्ञान दर्शन चैनल किसके द्वारा संचालित होता है दोस्तों? ज्ञान दर्शन चैनल जो होता है किसके द्वारा संचालित होता है? इग्नू के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों देखिए ब्रज बोली, खड़ी बोली, कन्नौजी, ठीक है, ये सब आती है। जबकि अवधी जो है नहीं आती। अवधी अपनी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये 3 पूर्वी हिंदी की बोली है, ना कि पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 31 नंबर, भाषा किन शब्दों की सार्थक इकाई है? भाषा दोस्तों किन शब्दों की सार्थक इकाई है? तो भाषा सार्थक शब्दों की शाब्दिक मतलब सार्थक इकाई होती है। भाषा सार्थक शब्दों की एक सार्थक इकाई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर को जो इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है कौन? तो मदद करता है दोस्तों ब्राउजर जो होता है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। टिप्पण का अर्थ क्या होता है? टिप्पण का अर्थ होता है दोस्तों क्या? टिप्पणी करना, सूचना देना, नोट करना। इसका अर्थ होता है ऊपर तो सभी, ये सभी अर्थ उसका ही होता है। 32 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पारिभाषिक शब्द की विशेषता है। 32 नंबर, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पारिभाषिक शब्द की विशेषता इनमें से होती है दोस्तों नियतार्थकता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पारिभाषिक शब्द का अर्थ जो होता है वो स्थिर होता है, नियत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? 29 नंबर, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों ब्रज भाषा नहीं आती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है पल्लवन का सिद्धांत है। 33 नंबर, पल्लवन का सिद्धांत दोस्तों देखिए सदैव व्यास शैली का प्रयोग, विचारों की क्रमबद्धता, सरल शब्दावली का प्रयोग, ये सब पल्लवन का सिद्धांत में शामिल होते हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर तो क्वेश्चंस का 30-35 क्वेश्चन हमने देख लिया है क्वेश्चन पेपर का। अभी 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है सामान्य हिंदी पूर्णतया या पूरी तरह से क्या होती है? 22 नंबर का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सामान्य हिंदी पूरी तरीके से क्या होता है दोस्तों? अनौपचारिक होती है और उन्मुक्त और स्वच्छंद भाषा होती है इसकी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। बिल्कुल 22 नंबर का सी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखें कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र हैं। कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र दोस्तों कई होते हैं, इसका 7 बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। मुख्य रूप से कई क्षेत्र होते हैं जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, बैंक, बीमा, जनसंचार, अर्ध सरकारी निकाय, इन सभी में कार्यालय हिंदी का प्रयोग ही किया जाता है। तो 23 नंबर का लगा दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 6 या 7 होती हैं और अधिक भी हो सकती हैं क्योंकि इसका क्षेत्र बढ़ ही रहा है। 24 नंबर, कार्यालय हिंदी के नवीन स्वरूप को कब मान्यता मिली? कार्यालय हिंदी के नवीन स्वरूप को दोस्तों मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद स्वतंत्रता के पश्चात इसके प्रशासनिक स्वरूप का वास्तविक विकास हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, स्वतंत्रता के पश्चात। अगला 25 नंबर क्वेश्चन से वह हिंदी जिसका व्यवहार वाणिज्यिक पत्राचार, व्यापार, योग, संगीत, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है, उस हिंदी को क्या कहते हैं? उसको प्रयोजन मूलक हिंदी या पारिभाषिक हिंदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर का बिल्कुल ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का ए ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक और लघुत्तम और स्वतंत्र इकाई इनमें से कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी होती है दोस्तों? वो होता है शब्द। शब्द सबसे छोटी सार्थक यानी अर्थ रखने वाली इकाई है। ध्वनि या वर्ण जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है लेकिन वो सार्थक नहीं होती। ध्वनियों का और वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, जबकि शब्दों का अर्थ होता है, इसलिए पूछा गया सार्थक, लघुत्तम, स्वतंत्र इकाई है और जो सबसे छोटी जिसका अर्थ निकलता हो तो वो होता है शब्द। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है पारिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो तथा जिसका अर्थ परिभाषा से स्थिर किया गया हो। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है दोस्तों डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, भोलानाथ तिवारी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है रोग की दृष्टि से परिभाषिक शब्दावली को कितने भागों में बांटा गया है? बताएंगे 28 नंबर। और प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से 28 नंबर प्रयोग, रोग गलत है यहाँ पर, प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, 28 नंबर का प्रयोग की दृष्टि से परिभाषिक शब्दावली को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो परिभाषिक शब्दावलियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इसका बी ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य शब्द, अर्ध परिभाषिक शब्द और पूर्ण परिभाषिक शब्द। ठीक है,
29 नंबर क्वेश्चन से कॉम्प्रेहेंसिव इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी शब्दकोश कब प्रकाशित हुआ? ये प्रकाशित हुआ था दोस्तों डॉक्टर रघुवीर के द्वारा, इसको तैयार किया गया है। महान और विस्तृत शब्दकोश है ये, 1955 में प्रकाशित हुआ है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर रघुवीर के द्वारा प्रकाशित करवाया गया है। अगला, भारत सरकार 30 नंबर, भारत सरकार ने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की थी? बताएं। भारत सरकार ने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना दोस्तों 1961 में की है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को शॉर्ट फॉर्म में CSTT कहते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1 अक्टूबर को हुई थी 1961 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, 1961 में राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार इसको किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन से पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के से संबंधित शुद्धतावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? बताएंगे। 31 नंबर, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित शुद्धतावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? उनका नाम था डॉक्टर रघुवीर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत निष्ठ और शुद्धतावादी शब्दावली निर्माण के सबसे बड़े समर्थक और प्रणेता थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित शुद्धता विरोधी यानी हिंदुस्तानीवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? हिंदुस्तानीवादी विचारधारा दोस्तों सुंदरलाल और डॉक्टर जाफर हसन, ये लोग थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। पंडित सुंदरलाल और डॉक्टर जाफर हसन जैसे विद्वान आम बोलचाल के सरल अरबी फारसी शब्दों को भी हिंदी के साथ जोड़ने के समर्थक थे, जिसको हिंदुस्तानी स्वरूप कहते हैं। अगला, 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दावली की नहीं है? पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता इनमें से दोस्तों देखिए अनन्यता होती है, उर्वरता भी है, अस्पष्टता भी, बहुअर्थकता इसकी विशेषता नहीं, चूंकि पारिभाषिक शब्द का एक ही अर्थ होता है किसी भी कंडीशन में। 34 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है कोरीगेंडम, बताएंगे कोरीगेंडम के लिए हिंदी शब्द क्या है? कोरीगेंडम को शुद्धि पत्र कहते हैं दोस्तों। कोरीगेंडम को क्या कहते हैं? शुद्धि पत्र कहते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्धि पत्र किसी छपे हुए दस्तावेज या सरकारी आदेश में हुई गलती को सुधारने के लिए जारी किए जाने वाले पत्र को कोरीगेंडम कहा जाता है, इसी को शुद्धि पत्र कहते हैं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के लिए हिंदी में शब्द क्या होता है? सुपरवाइजर को हिंदी में पर्यवेक्षक कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, पर्यवेक्षक जो कार्यों की देखरेख करता है उसको पर्यवेक्षक कहते हैं। हो मतलब बताएं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है होनोरेरी। होनोरेरी के लिए हिंदी शब्द क्या होता है? होनोरेरी को हिंदी में अवैतनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। होनोरेरी को क्या कहते हैं? अवैतनिक कहा जाता है, यानी बिना वेतन के सम्मान स्वरूप किए जाने वाले कार्य या पद को होनोरेरी यानी कि अवैतनिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फंक्शनिंग के लिए हिंदी शब्द क्या होता है? फंक्शनिंग के लिए दोस्तों हिंदी में शब्द का प्रयोग होता है कार्यकारी, कार्यप्रणाली या कार्यकरण, इन सभी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के लिए हिंदी शब्द क्या है? टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का ए ऑप्शन। 38 का ए ऑप्शन जिन्होंने लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन से, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है, यानी कि कई लोगों को भेजा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको दोस्तों परिपत्र कह सकते हैं, सर्कुलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। यानी जब कोई सरकारी आदेश या सूचना एक साथ कई विभागों को या कई व्यक्तियों को भेजी जाती है तो उसे ही सर्कुलर यानी कि परिपत्र कहा जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी जब अपना कोई जारी करता है तो वो एक प्रकार से परिपत्र में सभी कॉलेज को भेजता है वो चीज़। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है इनमें से? बताएंगे। 40 नंबर, निम्न में से सरकारी पत्र नहीं है इनमें से दोस्तों, आवेदन पत्र कोई सरकारी पत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आवेदन पत्र अनौपचारिक पत्र होता है, हम आप लिख सकते हैं अपने स्कूल कॉलेज के लिए भी। अनुस्मारक पत्र याद दिलवाने के लिए लिखा गया पत्र होता है। अधिसूचना और परिपत्र ये सब आपके सरकारी पत्र में शामिल होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन से, आदरणीय महोदय संबोधन किस प्रकार के पत्र में प्रयुक्त होता है? आदरणीय महोदय ये संबोधन दोस्तों प्रयुक्त होता है किस प्रकार के उसमें पत्र में? कार्यालयी पत्र में या औपचारिक पत्र में? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्यालयी या औपचारिक पत्र में आदरणीय महोदय शब्द का प्रयोग होता है संबोधन के लिए। 42 नंबर क्वेश्चन से, सरकारी संस्थाओं के द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निविदा। निविदा यानी कि जो इसको टेंडर कहते हैं, टेंडर होता है सरकारी निर्माण कार्यों या सामान खरीदने के लिए ठेकेदारों को आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में टेंडर नोटिफिकेशन दिया जाता है। उसी टेंडर नोटिफिकेशन में अपना टेंडर लोग भरते हैं और जिसकी लॉटरी लग जाती है वो एक प्रकार से जो है ठेकेदारी पा जाता है, ठेका उसको मिल जाता है।
43 नंबर, मुख्यतः पत्र कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों मुख्यतः पत्र दो ही प्रकार के होते हैं। एक पत्र होता है आपका औपचारिक पत्र और यानी फॉर्मल लेटर, और एक होता है अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। तो 43 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, उसका हो जाएगा डी ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन से राजपत्र, जिसको अंग्रेजी में गजट कहते हैं, उसमें प्रकाशित होने वाला पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित होने वाला पत्र निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो होता है नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना। ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाले पत्र को दोस्तों नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? इनमें से पत्र का प्रकार दोस्तों, समाचार पत्र कोई पत्र का प्रकार नहीं, बाकी सरकारी पत्र, सामाजिक पत्र, व्यापारिक पत्र, ये सब पत्र के प्रकार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन समाचार पत्र कोई पत्र का प्रकार नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, किस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा, बैठक इत्यादि का विवरण किया जाता है? 46 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा संगठनात्मक प्रतिवेदन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संक्षेपण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 47 नंबर, संक्षेपण के कितने भेद होते हैं? संक्षेपण के दोस्तों दो भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संक्षेपण के दो भेद कौन कौन से होते हैं? पहला भेद है धारा प्रवाह संक्षेपण, 1/3 रूप लिखा जाता है उसमें, और एक होता है सारणी या तालिका के रूप में संक्षेपण लिखना, यानी बहुत सरल भाषा में कर देना, बहुत कठिन मतलब कि बहुत ही कम शब्दों में लिखना। वस्तुतः किसी सूत्रबद्ध अथवा सगुम्फित विचार या भाव के संविकासन को विस्तारण यानी पल्लवन कहते हैं। यह परिभाषा किस साहित्यकार की है? यह परिभाषा दोस्तों डॉक्टर मुंशी राम शर्मा जी की है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंशी राम शर्मा जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ चुका 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? 49 नंबर, रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवेदन, व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक यानी सामूहिक प्रतिवेदन, ये 3 प्रकार के होते हैं रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न है, कार्यालयीय पत्रों की भाषा किस प्रकार की होती है? दोस्तों कार्यालयीय पत्राचार की भाषा जो होती है वो औपचारिक भाषा होती है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है, पूरी तरह नियमबद्ध होती है, नपी तुली होती है और औपचारिक होती है। ठीक है, उसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है? कार्यालय पत्र में कौन सा पत्र शामिल नहीं होता दोस्तों? तो निमंत्रण पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होगा, बाकी कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र ये सब शामिल होगा। निमंत्रण पत्र अनौपचारिक पत्र है एक प्रकार का। शुक्ला स्टडी पॉइंट हमारे चैनल को 1 मिलियन जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। आप सभी के लिए मैं लगातार आपके लिए मेहनत करता रहता हूं दोस्तों, प्लीज पहुंचा दीजिए 1 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? 52 नंबर, विज्ञापन दोस्तों 6 या अलग अलग वर्गीकरण इसका कर सकते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, माध्यम और उद्देश्य के आधार पर विज्ञापन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय, स्थानीय, औद्योगिक, जन वर्गीकृत, ये सब माने जाते हैं। ठीक है, अगला तो 6 लगा सकते हैं। 53 नंबर प्रश्न, प्रारूप वस्तुतः प्रारूपण होता है, अर्थात पत्र का अंतिम रूप और इसे तैयार करने का कार्य प्रारूपण कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? इस परिभाषा को दिया है दोस्तों ठीक है, डॉक्टर रामचंद्र सिंह के द्वारा शायद दी गई है। 53 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 53 नंबर का विजय पाल सिंह बताया गया है। विजय पाल सिंह कहीं कहीं पर मिलता है, कहीं पर डॉक्टर रामचंद्र सिंह मिलता है। ठीक है, लेकिन प्रशासनिक पुस्तकों में कई कई अलग बताया गया, तो इनमें से बी या ए में से कोई एक लगा सकते हैं। प्रारूप के कितने भाग होते हैं? 54 नंबर, प्रारूप के दोस्तों मध्य भाग, प्रारंभिक भाग, अंतिम भाग, ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। टिप्पण के कितने प्रकार होते हैं बताएंगे? 55 नंबर, टिप्पण के कितने प्रकार? टिप्पण को अंग्रेजी में नोटिंग कहते हैं। और ठीक है, तो टिप्पण के 2 भेद होते हैं, डी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा। कौन कौन से टिप्पण दोस्तों? एक होता है मुख्य टिप्पण, एक होता है अनुसांगिक टिप्पण। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रिसीज मूलतः किस भाषा का शब्द है? प्रिसाइज ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। प्रिसाइज मतलब होता है संक्षेपण या संक्षिप्त। ठीक है, ये पुरानी फ्रेंच भाषा के प्रिसीज से विकसित हुआ है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। संक्षेपण के कितने भेद होते हैं? संक्षेपण के 5 या फिर अलग अलग आधारों के हिसाब से अलग अलग भेद हो सकते हैं। तो 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 57 नंबर का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लगा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका ये हो चुका था दोस्तों। ठीक है, 33 नंबर तक हो चुका था। 34 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवेदन प्रयोग का अंग है। 34 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रतिवेदन प्रयोग का अंग है 34 नंबर। प्रतिवेदन प्रयोग का अंग होता है दोस्तों पूर्व कथन, जांच की पद्धति और निष्कर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगा दिया उसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सरकारी पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? 38 नंबर, सरकारी पत्र में दोस्तों क्या लिखा जाता है? सरकारी पत्र में पत्र संख्या लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक ही विषय का पत्र जब अनेक विभागाध्यक्षों को भेजा जाता है तब उसे क्या कहते हैं? 39 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी को परिपत्र यानी कि सर्कुलर कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन से प्राचीन काल में राजकाज एवं प्रशासन की भाषा क्या थी? 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन संस्कृत। संस्कृत में होता था सब कुछ पहले। अगला क्वेश्चन आप देख 36 नंबर, पारिभाषिक शब्द का अन्य नाम क्या है? पारिभाषिक शब्द को दोस्तों तकनीकी शब्द भी कहते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन से आवेदन पत्र क्या है बताएंगे? आवेदन पत्र दोस्तों कार्यालय पत्र को आवेदन पत्र भी कहते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 41 नंबर क्वेश्चन है, उच्च अधिकारियों को उचित परामर्श कौन देता है? उच्च अधिकारियों को दोस्तों उचित परामर्श कौन देता है? टिप्पणकार देते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के द्वारा किस भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? बताएंगे दोस्तों, तो किसको प्राप्त नहीं है? मैथिली, संस्कृत, उर्दू को प्राप्त है, भोजपुरी को भारतीय संविधान में जो है दर्जा नहीं दिया गया है। जो 22 भाषा शामिल है 8वीं अनुसूची में, उसमें नहीं शामिल किया गया है। संक्षेपण कितने प्रकार का होता है? 42 नंबर। संक्षेपण दोस्तों 2 प्रकार का होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है? कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी दोस्तों? 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है अगर हम उस पर कुछ लिखते हैं तो वो अंदर लिख छप करके आता है, इनपुट डिवाइस है। राइट, किसी भी चीज़ को कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम जो भी सिस्टम करता है उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। और अगर कोई चीज़ बाहर निकालता है, कोई जैसे प्रिंटर हो गया, वो पेज छाप करके बाहर निकालता है, सीपीयू से कुछ चीज़ बाहर निकलता है, तो सीपीयू जो है ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं, प्रिंटर वगैरह, जबकि कीबोर्ड जो होता है ये इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 43 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देख लीजिए बगल में, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 120 में निहित है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट पर भारत का पहला डिजिटल अखबार कौन सा था? 48 नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा द हिंदू। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं बहुत ही धूमधाम से। 45 नंबर प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? 45 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 344। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन संविधान के 344 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। 49 नंबर प्रश्न है, आम जनता के लिए अपनाई जाने वाली निविदा क्या होती है? आम जनता के लिए अपनाई जाने वाली निविदा को दोस्तों खुली निविदा कहते हैं, ओपन टेंडर कहा जाता है। अगला 50 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए इस चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, कौन किसका चिप बनता है? तो दोस्तों बनता है सिलिकॉन का चिप बनता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कार्यालय हिंदी में किसका प्रयोग पूर्णतः वर्जित है? कार्यालय हिंदी में दोस्तों अलंकारों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप बहुत सारे प्रश्नों को बारीकी के साथ जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और विस्तार से मैं चीज़ों को समझा पा रहा हूँ। दोस्तों 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं अभी इसी पर। ठीक है, और 100 क्वेश्चंस अगले 100 क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, एक तो 50 क्वेश्चन मैंने वो बता दिया, 50 क्वेश्चन ये हो चुका है। अब 51 नंबर प्रश्न आप देखते हैं। प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? 51 नंबर बताएंगे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, फंक्शनल हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन से, कार्यालय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र है। 55 नंबर, कार्यालय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा? कार्यालय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों टिप्पण लेखन भी कार्यालय हिंदी में होता है, संक्षेपण लेखन भी होता है, प्रतिवेदन लेखन भी होता है, यानी ये सभी लेखन कार्यालय हिंदी के अंतर्गत ही करते हैं। उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 56 नंबर प्रश्न भी देख लीजिए, कार्यालय हिंदी का संबंध किससे है? कार्यालय हिंदी का संबंध दोस्तों सरकारी और निजी कार्यालय दोनों कार्यालयों से है। 56 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी कोई भी ऑफिस हो वहाँ पर जिस भाषा का प्रयोग होगा वो कार्यालय हिंदी ही होगी, चाहे सरकारी दफ्तर हो चाहे वो प्राइवेट दफ्तर हो। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन से, कार्यालयी साहित्य की भाषा कैसी होती है? 52 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कार्यालयी हिंदी की जो भाषा होती है दोस्तों वो विशिष्ट होती है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर प्रश्न है, किसी सरकारी पत्र के कच्चे लेख को क्या कहते हैं? किसी सरकारी पत्र के कच्चे लेख को दोस्तों प्रारूप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्राफ्ट कहते हैं उसको, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम सरकारी पत्र लिखते हैं तो पहले एक ड्राफ्ट बनाते हैं कि भाई कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, ताकि कोई चीज़ गड़बड़ी ना हो जाए, इसीलिए उसी को प्रारूपण कहते हैं। तो प्रारूपण सरकारी पत्र लिखने से पहले उसका कच्चा चिट्ठा तैयार करना प्रारूपण कहलाता है।
57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कार्यालय के समाचार पत्र का प्रथम सोपान इनमें से कौन सा होता है? कार्यालय के समाचार पत्र, मतलब फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट है 57 नंबर का, कार्यालय के समाचार पत्राचार का प्रथम सोपान इनमें से कौन सा है? तो है दोस्तों प्रारूपण लेखन जो होता है। जब भी आप समाचार पत्र लिखने जा रहे हो तो सबसे पहला आप उसका कच्चा चिट्ठा तैयार करते हैं, प्रारूपण तैयार करते हैं, ठीक है, ड्राफ्टिंग बनाते हैं उसकी। 58 नंबर क्वेश्चन से, वर्तमान कार्यालय हिंदी में किस भाषा के शब्द प्रयुक्त अधिक हो रहे हैं? 58 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। दोस्तों उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इन तीनों के शब्द जो है कार्यालय हिंदी में धड़ल्ले के साथ खूब प्रयोग हो रहे हैं आज के समय में। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न, हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है? बताएंगे 54 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 नंबर का? सी ऑप्शन, ठीक है। हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों? तो 5 उपभाषाओं में इसको बांटा गया है और 18 बोलियां हैं। हिंदी में कितनी? 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, ठीक है। पहली उपभाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी में 3 बोली है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोली है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी में 5 बोली, जैसे आपका हो गया बांगरू, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कौरबी, हरियाणवी, ठीक है, ये सब इसमें 5 बोली आ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद में तीसरी होती है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में दोस्तों क्या होता है? बिहारी हिंदी में 3 बोली है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। और इसके अलावा आपका आ गया राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां हैं, ठीक है। जैसे राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मारवाड़ी, ठीक है, ऐसे 4 बोलियां हैं, ठीक है। तो ऐसे उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी ऐसे भी राजस्थान में है, तो वो 4 बोलियां इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा पहाड़ी हिंदी की अगर बात कीजिए दोस्तों, तो पहाड़ी हिंदी जो है वो भी हिंदी भाषा की ही बोली, तो पहाड़ी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं। इसमें आपका जैसे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 बोली आती है इसमें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे, 4 3 7, 7 3 10, 5 15 और 15 3 18, 18 उपबोलियां हैं। 18 बोलियों का मिला करके हिंदी बनती है अपनी, और 5 उपभाषाएं, 5 उपभाषाओं में 18 बोलियां हैं जिनके माध्यम से हिंदी का निर्माण हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 59 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया था? 59 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया था? 1961 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्रकार के कार्यालय पत्र कैसे लिखे जाने चाहिए? तो सभी प्रकार के कार्यालय पत्र दोस्तों संक्षिप्त यानी छोटे छोटे लिखे जाने चाहिए, ताकि लोग पढ़ने में आसानी हो। जैसे सरकारी पत्र कभी भी लिखें, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके मत लिखिए, थोड़ा सरल भाषा, मतलब कि थोड़ा सा कम शब्दों में लिखें, और जो भी जानकारी हो एकदम फैक्ट फैक्ट लिखने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 65 नंबर प्रश्न है, आदर्श पत्राचार की सर्वप्रमुख विशेषता क्या होती है? यानी अच्छे पत्राचार की। शिष्टता, प्रभाव, उत्पादकता, संक्षिप्तता या सरलता? 65 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सरलता। सरलता जो होती है आदर्श पत्राचार की सर्वप्रमुख विशेषता होती है, या संक्षिप्तता। इनमें से दोस्तों देखें, वैसे सारी विशेषताएं आदर्श पत्राचार की ही होती हैं, तो अगर ई ऑप्शन में ऊपर सभी मिलता है तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन संक्षिप्त जो होगा ज़्यादा बेटर हो जाएगा। संक्षिप्त या सरल, दोनों में से कोई एक हो सकता है। शिष्टता, प्रभाव, उत्पादकता, ये सब जो है विशेषताएं इसी की हैं, लेकिन सर्वप्रमुख विशेषता इनमें से सरलता का होना होता है, क्योंकि सरल पत्राचार करेंगे तो लोग समझ पाएंगे, तो डी ऑप्शन इसका बेटर होगा। अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है? अर्ध सरकारी पत्र डेमी ऑफिशियल लेटर या सेमी ऑफिशियल लेटर? 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, मित्रतापूर्ण होता है ये अर्ध सरकारी पत्र। जैसे कि मान लेते हैं कोई ए दफ्तर है, ए सरकारी कार्यालय है, और कोई बी सरकारी कार्यालय है, ठीक है, ऑफिस है। अब ए में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मुकेश, ठीक है। अब मुकेश यहाँ पर काम कर रहा है, मुकेश का कोई काम है बी वाले दफ्तर से। अब यहाँ पर एक सुरेश नाम का व्यक्ति काम कर रहा है, तो सुरेश से क्या बोलेगा? सुरेश से बोलेगा मुकेश कि भैया मेरा काम है, और एक पत्र सुरेश के नाम लिखेगा वो, ठीक है। तो यानी कि जब एक ऑफिस का व्यक्ति दूसरे ऑफिस के व्यक्ति से या दूसरे ऑफिस के व्यक्ति को पर्सनली लिखता है तो अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है वो, ठीक है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन से, सरकारी पत्र का संबोधन किससे प्रारंभ होता है? तो सरकारी पत्र का संबोधन दोस्तों महोदय से प्रारंभ होता है, आदरणीय महोदय। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न आपका आ चुका, यदि समस्त कार्यालय को किसी मामले में सूचना दी जानी है तो प्रयोग में क्या लाया जाता है? यदि सभी कार्यालयों को, जितने भी कार्यालय किसी एक बड़े ऑफिस से कनेक्ट हैं, अगर सभी को कोई सूचना देनी है तो ऐसे में हम लोग परिपत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि सर्कुलर जारी करते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सरकारी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? क्लिष्ट, समान, तटस्थ या मित्रवत? तो जब भी सरकारी पत्राचार कर रहे हो ऐसे में तटस्थ भाषा का प्रयोग हमको करना चाहिए, यानी किसी लाग लपेट के बिना, जो जैसा है वैसे ही बातें करनी चाहिए हमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शासकीय सूचना क्या है? 67 नंबर, शासकीय सूचना क्या है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करिए। 67
बताएंगे। शासकीय सूचना क्या है? 67 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शासकीय सूचना को अधिसूचना कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन से आवेदन पत्र की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? 63 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आवेदन पत्र की विषय वस्तु दोस्तों कैसी होनी चाहिए? संक्षिप्त होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, किसी सरकारी सूचना, निर्णय अथवा नीति को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया था दोस्तों? इसमें प्रेस विज्ञप्ति का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन से, संक्षिप्तता ही वाग वैदग्ध की मूल आत्मा है, किसने कहा? 72 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी ऑप्शन इसका, शेक्सपियर ने कहा था इसको। अगला क्वेश्चन 73 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। लंबे वाक्य के स्थान पर छोटे वाक्य लिखना किसकी विशेषता है? लंबे वाक्य के स्थान पर छोटे वाक्य को लिखना संक्षेपण की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 69 नंबर प्रश्न, किसी मामले के निपटान को सरल बनाने के लिए लिखे गए विचार को क्या कहते हैं? तो इस विचार को दोस्तों क्या कहते हैं? टिप्पणी कहा जाता है। किसी मामले को निपटान को सरल तरीके से लिखे गए विचार को दोस्तों टिप्पणी कहा जाता है। अगला को 70 नंबर प्रश्न, प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रारूपण को दोस्तों अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्लवन सदैव किस शैली में लिखा जाता है? 74 नंबर पल्लव सदैव दोस्तों व्यास शैली में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ताकि जो मूल बातें हैं उससे ध्यान ना भटके। मूल को केंद्र यानी केंद्र को हमेशा ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, यानी कि कभी भी पल्लवन लिखें तो जो मूल आत्मा है उसकी उसको उसको भटके ना वहां से, उसी के इर्द गिर्द पूरा चीजें आपकी घूमती रहे। को करिकुलर मास्टर दोस्तों यहाँ पर इसीलिए लिखा चूंकि ये आपका दूसरा चैनल है जहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंटल स्टडीज और फर्स्ट एड एंड हेल्थ की क्लास चलाई जाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। ठीक है, अगला 71 नंबर क्वेश्चन से, प्रारूपण लेखन में सर्वप्रथम किस बात पर ध्यान दिया जाता है? 71 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 71 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, संदर्भ। प्रारूपण लेखन में सर्वप्रथम हम लोग संदर्भ पर ध्यान देते हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न है, पल्लवन लेखन में किस काल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पल्लवन लेखन में किस काल का प्रयोग करते हैं? पल्लवन लेखन में वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। हमारे चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीए करिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और को करिकुलर मास्टर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन तक आपका हो चुका था। अब 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, संक्षेपण प्रक्रिया की पद्धति है, बताएंगे फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संक्षेपण प्रक्रिया की पद्धति इनमें से क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। संक्षेपण प्रक्रिया की पद्धति दोस्तों वाचन, सुसंबद्धता, आकार निर्धारण, ये सभी पद्धतियां होती है संक्षेपण प्रक्रिया की। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन से, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पल्लवन के नियम क्या होते हैं? 60 नंबर पल्लवन के नियम दोस्तों व्यास शैली में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। वाक्य या युक्ति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि लोग उसको समझ पाएं। पल्लवन इसीलिए लिखा जाता है कि कठिन कठिन दोहों को, कठिन कठिन सूक्तियों को सरल भाषा में जनता तक पहुंचाया जाए, पाठकों तक पहुंचाया जाए, इसीलिए पल्लवन लिखा जाता है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस प्रकार की टिप्पणी में टीप शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे किस प्रकार की टिप्पणी में टीप शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो जो नेमी टिप्पणी होती है उसमें टीप शब्द का प्रयोग करते हैं। 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका। किस टिप्पणी में दोस्तों? नेमी टिप्पणी में करते हैं टीप शब्द का प्रयोग। छोटे और दैनिक रूटीन के कार्यों के लिए फाइलों पर जो छोटी नोटिंग लिखी जाती है उसे नेमी टिप्पणी या टीप कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन से, एक अच्छे प्रारूप में क्या विशेषता होनी चाहिए? 62 नंबर एक अच्छे प्रारूप में दोस्तों क्या विशेषता होनी चाहिए? 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग लगा रहे हैं। संक्षिप्तता और तथ्यपरकता होनी चाहिए, शिष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए और शुद्ध और सही और पूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 63 नंबर क्वेश्चन से, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, भारोपीय। ठीक है, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार को मिलाकर के भारोपीय शब्द बना है। भारत और यूरोप में बोली जाने वाली भाषाओं का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा परिवार जो है भारोपीय परिवार ही है।
हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? 64 नंबर। हिंदी भाषा का विकास दोस्तों सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सौर सैन्य अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ है और खड़ी बोली ही मानक रूप है इस समय हिंदी का, इसीलिए सौर सैन्य अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ ऐसा कहा जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की दोस्तों 5 उपभाषा हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी, और 18 उपबोलियां हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन से, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ठीक है, और आधुनिक हिंदी का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, और गद्य काल की शुरुआत भी इन्हीं के नाम से और इन्हीं के जन्म के समय से शुरू होती है, 1850 ईस्वी से। 67 नंबर क्वेश्चन से, कंप्यूटर की प्रथम भाषा इनमें से कौन सी है? कंप्यूटर की प्रथम भाषा दोस्तों है फॉर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्ट्रॉन जो है ये एक प्रकार से दुनिया की पहली उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा थी, जिसे 1957 में आईबीएम ने बनाया था। ठीक है, फोर्ट्रॉन को। अगला 68 नंबर क्वेश्चन से, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज साहब को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन्होंने 19वीं शताब्दी में मैकेनिकल कंप्यूटर की रूपरेखा तैयार करने के कारण से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 69 नंबर प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर में क्या विशेषता होती है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 69 नंबर, सुपर कंप्यूटर में दोस्तों यह एक साथ बहुत सारी प्रयोगताओं के डेटा को प्रोसेस करता है, यह तीव्र और महंगी कंप्यूटर है और यह बड़े संगठनों में उपयोग होता है। बिल्कुल होता है, तो सुपर कंप्यूटर की सारी विशेषताएं हैं, डी लगा देंगे ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, वो कौन सी डिवाइस है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसर कहा जाता है उसको, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो प्रोसेसर का काम होता है। 70 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर का, बिल्कुल इसका प्रोसेसर भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। वैसे इसका अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर पूछा जा रहा है यहाँ पर, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो केवल प्रोसेसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर। डायरेक्ट कंप्यूटर भी लगा सकते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है बताएंगे? 71 नंबर, इनपुट को आउटपुट में जो होता है वो रूपांतरण किसके द्वारा करते हैं? तो सीपीयू के द्वारा करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू कच्चे डेटा को उपयोगी सूचना में बदलता है, और वैसे तो इसको जो है सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करता है, आउटपुट डिवाइस पर भेजता है, और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसी को कहा जाता है, सीपीयू को। 72 नंबर प्रश्न है, 16वीं शताब्दी के सबसे आधुनिक गणनात्मक युक्ति अबेकस का आविष्कार किस देश से हुआ था? तो अबेकस जो एक प्रथम गणना यंत्र माना जाता है, इसको चाइना से इसका विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर का आरंभ किस सन में माना जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 72 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका चाइना। ठीक है, 73 नंबर देखेंगे, पंचम पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसका आरंभ कहाँ से माना जाता है? 73 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल 73 नंबर का बी ऑप्शन। ठीक है, 1980 या 1990 के आसपास। ठीक है, तो 1980-90 में हुआ था, लेकिन 1970 दिया हो तो 1970 ही लगा दीजिएगा। वैसे डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका बी ऑप्शन ही सबसे निकटतम आधार माना जाएगा, क्योंकि पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है एआई आधारित की शुरुआत जो है 1980-90 से शुरू हुई थी, और वर्तमान समय में एआई का प्रयोग तो खूब हो ही रहा है। 1970 या 1980-90 का मान सकते हैं इसका। ठीक है, तो हालांकि 1970 शुरुआत हो चुकी थी। 74 नंबर, किस विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रिसर्च कंपनी के द्वारा किस सन में विकसित किया गया? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर के किस रिसर्च कंपनी के द्वारा, मतलब कि कब विकसित किया गया था? 74 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 में। सीमूर क्रे की कंपनी ने दुनिया का पहला सफल सुपर कंप्यूटर बनाया था, क्रे 1। ठीक है, 1976 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, इसकी क्षमता कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं? तो एक मतलब 1.5 लाख या आधुनिक युग में लाखों करोड़ों भी हो सकती हैं, इसका बी ऑप्शन 1.5 लाख इसका लगा दीजिएगा। 75 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1.5 लाख के आसपास, उससे अधिक भी। 76 नंबर, कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश डॉस आधारित हिंदी शब्द संसाधक किस वर्ष में हुआ था?
76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1983 या 1980 के दशक में हुआ था। ए ऑप्शन लगा दीजिएगा 1983। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, हिंदी विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी विकिपीडिया का आरंभ दोस्तों कब हुआ है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ? 77 नंबर, इसका आरंभ हो जुलाई 2003 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 78 नंबर प्रश्न, यूनिकोड का पहला संस्करण 1.1.0 मतलब कि 1.0.0 कब प्रकाश में आया? इसका करेक्ट आंसर होगा 1991 में आया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी के सबसे पहले द्विभाषी कंप्यूटर का क्या नाम था? पहले द्विभाषी यानी बाइलिंगुअल कंप्यूटर जब उसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सिद्धार्थ कंप्यूटर भारत का पहला द्विभाषी कंप्यूटर था जो हिंदी अंग्रेजी दोनों को समझने में सक्षम था। तो सिद्धार्थ नाम था उसका। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 तक ये हो चुका था। अब इसको 76 नंबर क्वेश्चन तक देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है आपका, किसी घटना जानकारी निरीक्षण और सर्वेक्षण का तथ्यान्वेषी प्रस्तुतिकरण किसमें किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन। प्रतिवेदन में क्या होता है? रिपोर्ट में किसी भी घटना जानकारी के निरीक्षण और सर्वेक्षण का तथ्य के साथ प्रस्तुतिकरण किया जाता है प्रतिवेदन में, रिपोर्ट में। सी ऑप्शन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला 77 नंबर प्रश्न, प्रतिवेदन से संबंधित विधा इनमें से कौन सी है? प्रतिवेदन से संबंधित विधा दोस्तों होती है रिपोर्टाज। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कार्यालय भाषा का उद्देश्य क्या होता है? हिंदी का प्रचार प्रसार करना, देश की राष्ट्रभाषा को सुनिश्चित करना, या हिंदी को सम्मान दिलाना। तो कार्यालयी भाषा का उपयोग दोस्तों मतलब किसका जो क्या होता है बताएंगे। 81 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कार्यालयी भाषा का उद्देश्य होता है डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका, संक्षेपण की विशेषता क्या है बताएंगे। संक्षेपण की विशेषता पूर्णता, क्रमबद्धता और संक्षिप्तता, ये सब जो है संक्षेपण की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। प्रथम 82 नंबर, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बीजी खेर साहब थे, बाल गंगाधर खेर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्लवन का अर्थ होता है पल्लव उत्पन्न करना, अर्थात विषय का विस्तार करना। किसने कहा था इस बात को? फटाफट से आप बताने का प्रयास, किसने कहा था इसको? कहा था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 83 नंबर, केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालय में हिंदी भाषा के द्वारा काम करने का आदेश था। 83 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास, किस भाषा में? तो राजभाषा अधिनियम 1976 के द्वारा जो है हिंदी भाषा में द्वारा काम करने का अधिकार था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, पारिभाषिक शब्दावली है। पारिभाषिक शब्दावली सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का। 88 नंबर देखेंगे, किसी प्रसिद्ध उक्ति कथन सूक्ति को विस्तार से के साथ लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसी को पल्लवन कहते हैं दोस्तों। किसी सूक्ति का, किसी कथन का, किसी उक्ति का आप विस्तार से लिखेंगे उसी को पल्लवन कहेंगे। और किसी बहुत बड़ी विषय वस्तु को छोटा करके लिखना, इसको संक्षेपण कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 85 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता होती है। पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता शिक्षा और सरकारी कामकाज के लिए होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। मिनट किसे कहते हैं? 89 नंबर, मिनट दोस्तों किसे कहते हैं? मिनट कहा जाता है मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणियों को मिनट्स कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर, पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था इनमें से कौन सी है? बताएंगे। पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली जो सरकारी संस्था है दोस्तों कौन सी है? 86 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 90 नंबर प्रश्न है, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? 90 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, तार का प्रयोग अब बंद हो गया है दोस्तों। ठीक है, बाकी अधिसूचना, घोषणा और रेडियोग्राम चल रहा है। अगला, मैनुअल का अर्थ क्या होता है? मैनुअल का मतलब होता है दोस्तों नियम पुस्तिका। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, 87 नंबर का बी ऑप्शन। 91 में, भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत दोस्तों कब हुई है? 91 नंबर का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 1955 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 92 नंबर क्वेश्चन से, भारत भारत द्वारा विकसित किया गया पहला कंप्यूटर था। 92 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत द्वारा विकसित किया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? 92 नंबर का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ISIJUA जो था ये पहला कंप्यूटर था भारत के द्वारा। पावर पॉइंट क्या है? 96 नंबर, पावर पॉइंट क्या है दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन से, पीपीटी के अंतर्गत पेज को क्या कहा जाता है? पीपीटी में पेज को स्लाइड कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 93 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश कब हुआ?
कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश दोस्तों 70 के दशक में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 93 नंबर का। अगला पाड़नी पारसर क्या है दोस्तों, 98 नंबर। पाड़नी पारसर क्या होता है, पाड़नी पारसर है दोस्तों अनुवाद की एक परियोजना। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एमएस ऑफिस के घटक हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस आउटलुक, ये सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही घटक हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयी हिंदी कहा जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर विनय पांडे का है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न, यूनिकोड क्या है दोस्तों? 95 नंबर, यूनिकोड क्या है? यूनिकोड दोस्तों एक कंप्यूटर फॉन्ट जिसमें सभी अक्षरों के लिए विशेष संख्या होती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। खड़ी बोली के रूप में हिंदी को किस तौर पर मान्यता मिली है? 100 नंबर का बी ऑप्शन, मानक हिंदी के तौर पर मान्यता मिली है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये मैंने 100 क्वेश्चन देख लिए, ये आंसर शीट भी आपकी दी गई है। आगे फिर और मैं आगे बढ़ता हूँ, 200 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। 180 क्वेश्चन मतलब कि 180 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब हम 20 क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ते हैं। 200 क्वेश्चन मैंने बताया था, 200 क्वेश्चन मैं आपकी कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। और मात्र 1 घंटे की मतलब 1 घंटे की क्लास में 200 क्वेश्चंस आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास किया हूं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार लाता रहता हूँ, ठीक है। मजा आया होगा पढ़ने में। और किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। 80 नंबर प्रश्न, इंटरनेट वास्तव में समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए हजारों नेटवर्क्स का एक मुफ्त संयोजन है। 80 नंबर किसने कहा था बताएंगे? कंप्यूटर अनुप्रयोगों में वर्कबुक मूल रूप से क्या होता है? 80 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80 नंबर बताएंगे। इंटरनेट वास्तव में समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए हजारों नेटवर्क्स का एक मुक्त संयोजन है, इसको कहा था पॉल ई हाफमैन ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर, कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? वर्कबुक दोस्तों एमएस एक्सेल से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है? कंप्यूटर में हार्ड डिस्क परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों क्या होता है? हार्ड डिस्क एचडीडी एक अस्थायी चुंबकीय भंडारण उपकरण होता है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। क्लियर। 83 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है। यदि वह सक्षम है दोस्तों जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में, तो कंप्यूटर के लिए उसको अच्छा माना जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, साक्षर माना जाएगा। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है गूगल। 84 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 85 नंबर, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को लेकर के कंप्यूटर पर कब काम शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 से 1980 में काम शुरू हुआ है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विशेष करके आईआईटी कानपुर और डीओई के प्रयोगों के द्वारा शुरू किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके उदाहरण है? ये सब दोस्तों किसके उदाहरण है? 86 नंबर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ईमेल के जन्मदाता कौन थे? ईमेल के जन्मदाता दोस्तों कौन थे? फटाफट से आप बताएं। 87 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे टॉमलिंसन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 87 नंबर का करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो रे टॉमलिंसन ए ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है रे टॉमलिंसन, हाँ ये दिया गया है, ठीक है। ईमेल के आविष्कारक रेमंड सैमुअल जो है टॉमलिंसन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और 1971 में पहला ईमेल इन्होंने भेजा था, @ चिन्ह का प्रयोग इन्होंने ही शुरू किया था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देशिका क्या होती है? देशिका क्या है बताएंगे? 89 नंबर, देशिका हिंदी टूल किट सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीडेक, देशिका सीडेक या भारतीय भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक हिंदी टूल किट फॉन्ट सॉफ्टवेयर प्रणाली है, ये बात ध्यान रखेंगे। 90 नंबर प्रश्न है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? ईमेल की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? कीबोर्ड में दोस्तों फंक्शन की 12 होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, 12 फंक्शन की होती हैं। सबसे ऊपर F1 से लेकर के F11 तक कुल 12 फंक्शन होती हैं कंप्यूटर में, ठीक है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 92 नंबर, भारत में इंटरनेट की शुरुआत दोस्तों 1995 में शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1995 में 15 अगस्त की डेट को शुरू किया गया था विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसको बोलते हैं BSNL, इसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। विश्व की प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी है? विश्व की प्रथम हिंदी वेबसाइट है दोस्तों www.webdunia.com। पेपर में वेब दुनिया इसमें लिखा हुआ, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। webdunia.com ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और
1999 में इसको जो है शुरू किया गया था इस पोर्टल को। अगला www का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब, डी ऑप्शन में दिया हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ई शिक्षा के कितने भेद होते हैं? ई शिक्षा, ई लर्निंग के दोस्तों 2 भेद होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक होता है सिंक्रोनस यानी लाइव क्लास, और दूसरी होती है एनसीक्रोनस यानी रिकॉर्डेड क्लास। जैसे ये आप लाइव क्लास देख रहे हैं, एक रिकॉर्डेड क्लास भी होती है, इस तरीके से होता है, 2 प्रकार की होती हैं आभासी कक्षाएं। 96 नंबर क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, 96 नंबर प्रश्न है, अनुभूति ई पत्रिका हिंदी के प्रथम अंक का प्रकाशन कब हुआ था? 96 नंबर, अनुभूति, अनुभूति एक इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है, हिंदी में प्रकाशित होती थी। इसका प्रथम अंक जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों, ये सन 2001 में प्रकाशित हुआ था। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साहित्यिक वेब पत्रिका है ये अनुभूति। इसका नियमित प्रकाशन वर्ष 2001 से शुरू किया गया था और प्रसिद्ध पत्रिका थी ये। 97 नंबर प्रश्न है, भारत दर्शन हिंदी की एक ऑनलाइन वेब पत्रिका है। इसका पहला मुद्रित अंक कब प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या 97 नंबर का बताएंगे। देखिए, न्यूजीलैंड से प्रकाशित होने वाली भारत दर्शन पत्रिका विश्व की पहली ऑनलाइन हिंदी पत्रिकाओं में से एक मानी जाती है। 1996 में सक्रिय हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, न्यूजीलैंड से प्रकाशित होती थी शुरुआत में। 98 नंबर को, सॉरी 96 नंबर प्रश्न, 98 नंबर प्रश्न है, रेडियो का प्रयोग श्रव्य सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है। इसका आविष्कार कहाँ के इंजीनियर ने किया था? बताएंगे। तो रेडियो का प्रयोग श्रव्य सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है। इसका आविष्कार किया था इटली के लोगों ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न, इंटरनेट पर ब्लॉग की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम वेब ब्लॉग के नाम से जॉन बर्गर के द्वारा किस सन में किया गया था? तो जॉन बर्गर के द्वारा किस सन में किया गया था दोस्तों? 1997 में किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन बर्गर ने दिसंबर 1997 में सबसे पहले इंटरनेट डायरी के लिए वेब ब्लॉग शब्द का निर्माण किया, जो बाद में सिर्फ ब्लॉग ही रह गया। पहले वेब ब्लॉग शब्द का प्रयोग होता था। 100 नंबर प्रश्न है आपका, ज्ञान दर्शन है जीडी, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन जिसको जीडी कहते हैं, साल भर में सरकारी चैनल की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत दोस्तों दूरदर्शन के अंतर्गत की गई थी। शैक्षिक टेलीविजन चैनल ज्ञान दर्शन की शुरुआत 26 जनवरी 2000 ईस्वी को की गई थी। इसका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने समझ लिया बहुत ही बारीकी के साथ। मैंने आपको बता दिया, तो आंसर शीट भी इसकी दी गई है और सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। और किस सेमेस्टर का आपको चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जिनको भी कोर्स में ज्वाइन होना है या प्रैक्टिस सेट प्राप्त करनी है, वो प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं 9984 039 639 पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। और जब पेपर हो जाए तो उसका जो है क्वेश्चन पेपर भी भेज दीजिएगा, ताकि उसको सॉल्व करवा दिया जाए। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम करके भेज दीजिएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे एक बात कि यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर की केवल फीस, जो केवल सेकंड सेमेस्टर की फीस 100 रुपये रखी गई है पीडीएफ नोट्स की, जिसमें कई सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। और अगर आपको सेकंड एंड थर्ड का एक साथ फीस जमा करेंगे तो मात्र 150 रुपये फीस में मात्र 150 रुपये फीस में पूरा सेकंड और पूरा थर्ड सेमेस्टर दोनों आपको पढ़ाया जाएगा। तो थर्ड सेमेस्टर का पूरा 6 महीने तक उसमें क्लास भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलता रहेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ये सेकंड एंड थर्ड वाला 150 रुपये फीस वाला आप ले सकते हैं कोर्स। इसमें आपको किताब या सीरीज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सब कुछ एक ही जगह पर प्राप्त कर पाते हैं, सभी सेमेस्टर का, सॉरी सभी सब्जेक्ट का और को करिकुलर का भी साथ में। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं बारीकी के साथ बताता रहता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीए करेकर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शुक्ला एचडी पॉइंट पर आपने ये वीडियो देखा ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा।